हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग टेक्निकल कम्युनिकेशन के यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में पूरा यूनिट 3 कवर होगा। और एक बात आप समझना, यूनिट 3 जो है ना बेटा, ये आपके कॉमन सेंस के ऊपर है। आपको ज्यादा याद नहीं करना, चीजों को समझना है और समझकर जाकर एग्जाम में लिखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप रटकर 7 में 7 लाते हो या आप समझकर 5 लाते हो तो मेरे लिए 5 सबसे ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको क्या करना है बच्चों, समझने पर फोकस करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला टॉपिक जो था बेटा वो था ट्रेड्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। अब देखो बेटा, ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? ट्रेड्स का मतलब होता है फीचर्स। इसी को आप क्वालिटी भी बोल सकते हो और आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ट्रेड्स के ये 3 मतलब होते हैं। मतलब एक तरह से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग हमें बताना है। ठीक है, देखो बेटा, आप टेक्निकल राइटिंग करो या आप कोई नॉर्मल राइटिंग करो, ठीक है, सबसे पहली चीज जो है बेटा वो है आपका क्लैरिटी, कि आप जो लिखना चाह रहे हो आप क्या उसमें क्लियर हो या नहीं हो। ठीक है, तो टेक्निकल राइटिंग में जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेटा वो होता है क्लैरिटी, कि आप जिस सब्जेक्ट पे लिख रहे हो क्या आप क्लियर हो या नहीं। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा टॉपिक क्या आता है उसमें, कॉन्साइजनेस। कॉन्साइजनेस का मतलब मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि भाई आपको अपनी बात रखनी है डायरेक्ट, कम से कम शब्दों में, है ना। ये नहीं बस अपन इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जो काम की बातें अपन सिर्फ वही करेंगे। क्योंकि यहाँ टेक्निकल राइटिंग हो, बिजनेस राइटिंग हो, हम लोग यहाँ पर मतलब हाल चाल ये सब नहीं, कैसे फलान दिमाग कुछ भी नहीं। हम लोग अपनी काम के बारे में बात करेंगे। ज्यादा थैंक यू करने की भी जरूरत यहाँ पर आपको नहीं। ठीक है, चलिए थर्ड उसके बाद क्या है बेटा, एक्यूरेसी, है ना। आप जो लिख रहे हो उसमें आपको एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए चौथा क्या, ऑडियंस रिकॉग्नाइजेशन। आप अगर कुछ लिख रहे हो तो सामने वाले को भी रिकॉग्नाइज आपको करना पड़ेगा, है ना। अगर आपके साथ पूरा टीम है ना, और आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, है ना, और फाइनल अगर आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो बेटा, तो आपको आपके जो मेंबर्स हैं उनका भी रिकॉग्नाइजेशन को कंसीडर करना पड़ेगा, तभी जाकर एक अच्छा टेक्निकल राइटिंग बनेगा, है ना। आप सोचोगे मैं खुद में कर लूं, तो ऐसा नहीं, आपको सबको क्या देना पड़ेगा बच्चों, इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक, कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद विजुअल एलिमेंट्स, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। विजुअल एलिमेंट्स मतलब क्या, कि जब भी आपको टेक्निकल राइटिंग बनाओ तो पिक्चर्स वगैरह का यूज करो, है ना। टेक्निकल राइटिंग में रिपोर्ट्स वगैरह भी होता है, तो वहां पर क्या करेंगे बेटा, हम लोग पिक्चर्स का यूज करेंगे ताकि आप अच्छे से चीजों को समझा पाओ, है ना। आपका जो रिपोर्ट है वो अच्छा बन पाए। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं विजुअल एलिमेंट्स। मतलब यहां पर डायग्राम हो गया या तो पिक्चर वगैरह का यूज करना हो गया। ठीक है, तो आप सीधे 5 पॉइंट करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे 7 नंबर मिल जाएंगे अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो। ठीक है, चलिए भैया फटाफट से लिखिए। टाइम कम, काम ज्यादा करना भाई साहब। ठीक है, चलो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस राइटिंग। देखो भाई साहब, यहां पे भी सिंपल है। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस राइटिंग में सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, क्लैरिटी एंड कॉन्साइजनेस, जो भैया आपको इससे पहले मैंने बता दिया। उसके बाद क्या बेटा, प्रोफेशनल टोन एंड लैंग्वेज। आप जब भी बिजनेस राइटिंग लिखोगे तो उसमें प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। ये नहीं कि आप कैसे हैं, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, मैं आपका बहुत आभारी हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। एकदम प्रोफेशनल टोन होना चाहिए। ठीक है, कि आपको जो काम है आप मुद्दे की बात करोगे। तो जब भी आप बिजनेस राइटिंग करोगे बेटा, तो वहां पर प्रोफेशनल टोन को मैनेज करना और प्रोफेशनल लैंग्वेज को मैनेज करना क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका मैसेज उसको आपको अच्छे से स्ट्रक्चर करना है, ताकि सामने वाला आपका जो भी बात है, जो भी मैसेज है वो अच्छे से समझ पाए। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है बेटा, फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट। जब भी आप बिजनेस राइटिंग करो, है ना, हर लेटर राइटिंग के बाद या तो हर ऑब्जेक्टिव के बाद आपको क्या करना चाहिए बेटा, फीडबैक लेना चाहिए। क्योंकि फीडबैक से क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है ना। फीडबैक से क्या होता है बेटा, इंप्रूवमेंट होता है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस राइटिंग। तो यहां पर मैंने आपको सिर्फ हेडिंग बताया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप हेडिंग लिखोगे, इसको खुद से 2-3 वर्ड मतलब 2-3 लाइन में क्या करोगे बेटा, एक्सप्लेन करोगे। इस वाले को भी 2-3 लाइन में करोगे, इस वाले को भी 2-3 लाइन में करोगे एक्सप्लेन, और इस वाले को भी 2-3 लाइन में करोगे। लेकिन इतना समझना कि अगर हेडिंग सही है तो 2-3 लाइन कोई नहीं पढ़ता। तो आप अपने आप को तो फ्रीडम दे, जो आप समझ पा रहे हो उसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए इसको भी फटाफट नोट कीजिए।
चलो बेटा, स्टाइल ऑफ राइटिंग है ना। देखो बेटा, स्टाइल ऑफ राइटिंग सबसे पहले इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप लिख क्या रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। तो यहां पर आप देखो फिगर को, जब आप देखोगे सबसे पहले तो ऑफिशियल पर्पस हो गया कि आप ऑफिशियल पर्पस के लिए लिख रहे हो, जैसे कि रिपोर्ट हो गया, प्रपोजल हो गया, रिज्यूम हो गया, कवर हो गया, लेटर हो गया, ये हो गया आपका ऑफिशियल पर्पस के लिए। उसके बाद आपका रिसर्च पर्पस। रिसर्च पर्पस मतलब क्या होता है बेटा, जो थीसिस वगैरह होता है ना, जो पीएचडी करते हैं, जो एमटेक करते हैं, वो थीसिस वगैरह सबमिट करते हैं, देखो है ना, रिसर्च पेपर, जिसको हम लोग थीसिस वर्क भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है बेटा, आपका टीचिंग पर्पस। जैसे मैं अगर कुछ नोट्स बनाऊंगा तो वो किसके लिए होगा बेटा, टीचिंग पर्पस के लिए होगा। तो जब आप ऑफिशियल पर्पस के लिए चीजों को यूज करोगे तो वहां पर आपका होगा इंफॉर्मेटिव स्टाइल कॉमा परसुएसिव स्टाइल। इसको आप प्लीज याद कर लेना कि आपके ऑफिशियल पर्पस के लिए ये वाला स्टाइल काम करता है, रिसर्च पर्पस के लिए आपका इंफॉर्मेटिव स्टाइल जो है बेटा वो काम करता है, और साथ ही साथ टीचिंग पर्पस के लिए इंफॉर्मेटिव के साथ साथ इंस्ट्रक्शनल स्टाइल भी क्या करता है बेटा, काम करता है। जहां पे थोड़ा सा, जैसे मान के चलो यहां पर मैंने फिगर लिया है जिसमें थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस लिखे हो, ठीक है। तो प्लीज इन स्टाइल्स को आप याद कर लेना, क्योंकि इनके बिना जो आपका आंसर है वो अधूरा है। अगर आप फिगर बना दोगे तो अच्छी बात है, और फिगर बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो मजा आ जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप अच्छे से, ठीक है। फिगर बना दोगे, उसके बाद अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दोगे, आपका काम मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है खजाने में। राइटिंग मेमोस। मेमोस मतलब क्या हो गया बेटा, सिंपली समझो, ये एक तरह का नोटिस हो गया। अब जैसे 10 बजे मीटिंग है, मैं मैनेजर हूं, मैं क्या हूं, मैनेजर हूं, और मैंने अपने प्यून को बोला कि भाई साहब 10 बजे कल मीटिंग है। तो भाई भैया प्यून ऐसा थोड़ा ना सबको जा जाके बोलेगा, नहीं, वो क्या करेगा भाई साहब, ऑफिस के नोटिस बोर्ड में मेमो लगा देगा कि भैया कल आपका मीटिंग है 10 बजे। क्योंकि अगर रिटेन में वो नहीं लगाता है और अगर वो 1 बाय 1 सबको बोल रहा है तो हो सकता है कोई एब्सेंट होगा तो वो छूट जाएगा, या तो बोलेगा सर ध्यान में नहीं था। तो ऑफिस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप अगर देखोगे ना तो आप जब कॉलेज जाते हो तो वहां पर क्या होता है बेटा, आपका एक शेड्यूल बना हुआ रहता है, एक तरह से रूटीन बना हुआ रहता है। पहला लेक्चर इसका होगा, दूसरा लेक्चर इसका होगा, तीसरा लेक्चर इसका होगा। वो भी एक तरह के मेमोस के कैटेगरी में ही आता है कि जो चीजें हैं उसको अपन क्या कर रहे हैं बेटा, फिक्स कर रहे हैं, लेकिन ओरली नहीं, लिख कर, ठीक है। चलो, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ मेमोस है, इसको फटाफट से आप नोट कर लो। मेमोस मतलब क्या, मेमोस मतलब नोटिस, कि अगर कुछ इवेंट होने वाला या कुछ मीटिंग वगैरह है तो आप उसको क्या करोगे बेटा, लिख कर, या तो आप सबको व्हाट्सएप भी कर सकते हो या नोटिस बोर्ड में चिपका भी सकते हो। ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस टाइप की है, ठीक है ना। चलो, आजकल तो सारे काम व्हाट्सएप पे ही हो रहे। चलो बेटा, अब बात करते हैं रिपोर्ट्स एंड टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, ठीक है भैया। चलो, रिपोर्ट्स मतलब क्या होगा बेटा, इस बात को आप समझना। जैसे मान लो अभी बन रहा है भोपाल में मेट्रो, बोलोगे ठीक है सर, चलिए। तो देखो यार, कभी भी कोई चीज बनने से पहले, है ना, ऐसा नहीं कि तुरंत वो चीज डायरेक्ट बन जाता। सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले होता है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले होता है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन होने के बाद क्या बनता है बेटा, ऑब्जर्वेशन होने के बाद बनता है रिपोर्ट, ठीक है। तो इसको टेक्निकल में क्या बोला जाता है बेटा, टेक्निकल कम्युनिकेशन में इसको बोला जाता है रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें सारी चीजें क्या होती है बेटा, ऑब्जर्व करके आउटकम लिखा जाता है कि भैया अगर भोपाल में मेट्रो बन रहा है तो कहां पर स्टॉपेज होना चाहिए, कहां पे स्टॉपेज नहीं होना चाहिए, कौन से रूट पे चलाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट सबमिट होता है ना बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं, है ना। वो बार बार चिल्ला चिल्ला के 10 लोगों को नहीं बताएगा कि यहां से मेट्रो चलाओ, यहां से मेट्रो, वो रिपोर्ट बना देगा आपको, जिसको जिसको देना है भैया वो आप क्या करो, दे दो, ठीक है। चलिए, और एक बात समझो, जैसे आपका जब रिजल्ट आता था क्लास 8, 9, 10 में, तो वो भी एक तरह का रिपोर्ट राइटिंग ही होता था कि साल भर आपको ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद आपका एग्जाम लिया गया, है ना, और उसके बाद आपको रिपोर्ट दिया गया। तो वो भी किस में आएगा बेटा, रिपोर्ट राइटिंग में ही आएगा, ठीक है। जब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना, तो उसके बाद भी रिपोर्ट राइटिंग होता है कि एक्सीडेंट का कारण क्या था, काउजेस क्या थे, इसको रोका जा सकता था कि नहीं रोका जा सकता था। तो रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही ज्यादा क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान आया, जैसे मान कर चलो कि पुलिस है, पुलिस भी क्या करता है बेटा, रिपोर्ट बनाता है। एफआईआर भी क्या एक तरह का रिपोर्ट है, जहां पे वो पूरे डिटेल्स को लिखता है ना, ताकि उससे भी बाद में याद रहे, और साथ ही साथ वो पॉइंट्स वाइज सारी चीज लिखता है ना बेटे। जैसे आप मान के चलो किसी को उधार दे रहे हो तो आप भी लिखते हो, तो वो भी क्या है बेटा, एक तरह का रिपोर्ट राइटिंग ही हुआ, ठीक है। जहां पर आप क्या करते हो बेटा, जो आउटकम्स हैं
जो आपने उसको ऑब्जर्व करा वो सारी चीजों को एक जगह पे लिखने को क्या बोलेंगे हम लोग, रिपोर्ट राइटिंग बोलेंगे। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मल भी होता है और आपका इनफॉर्मल भी होता है। इनफॉर्मल मतलब क्या, जो मैंने आपको बोला ना कि आप अगर किसी को उधार देते हो लिख कर रख लेते हो, तो किसी चीज को लिखकर याद रखना वही आपका क्या हो गया, एक तरह से रिपोर्ट राइटिंग हो गया। ठीक है, चलो बहुत टाइप्स के रिपोर्ट राइटिंग होते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है बेटा, फेसिबिलिटी रिपोर्ट। इसमें क्या करते हो बेटा, आप जो भी पोटेंशियल सक्सेस है, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि जब भोपाल मेट्रो का रिपोर्ट बना कि भाई आप यहां से बनाइए, इस जगह पे बनाइएगा तो इतना नुकसान होगा, तो वहां पे रिपोर्ट में क्या सारी चीजें लिखी हुई रहती कि अगर आप मेट्रो बनाते हो इतने पेड़ कटेंगे, इतने घर आपको तोड़ना पड़ेगा। तो वो जो रिपोर्ट राइटिंग है बेटा वो फेसिबिलिटी रिपोर्ट होता है, जो थोड़ा सा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 19-20 भी होता है, फाइनल रिपोर्ट वो नहीं होता है, उस पर अपन सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है बेटा, रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट जैसे मान को चलो कोई एमटेक कर रहा है तो वो क्या करता है, पहले रिसर्च करता है एंड रिसर्च करने के बाद वो अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है थीसिस के थ्रू कि भैया हमने ये रिसर्च किया था और हमने इसमें ये देखा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है बेटा, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट। जो मैंने आपको बोला था जो आपका रिजल्ट है वही आपका क्या है बच्चों, प्रोग्रेस रिपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद लेबोरेटरी रिपोर्ट है ना, जैसे आप कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हो तो जो रिपोर्ट आपको मिलता है कि हाँ भाई आप में इतनी खून की कमी है, वो लेबोरेटरी रिपोर्ट होता है। ठीक है ना, चलो उसके बाद अगर आप किसी डिजाइन को बनाते हो, डिजाइन रिपोर्ट हो गया। ठीक है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कि आप किसी चीज को देखकर उसका स्पेसिफिकेशन कर रहे हो कि भैया ये वाला इंजन है, इसमें इतना सीसी का मोटर लगा हुआ, ये तो ये सारे किसमें आएंगे बेटा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के अंदर आएंगी। ठीक है, इतना याद रखो। बाकी अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है उसका भी अगर आप रिपोर्ट बनाओगे तो वो एक्सीडेंट रिपोर्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, इतने टाइप्स के रिपोर्ट राइटिंग हो गया। फटाफट से इसको नोट करो भैया, परसों पेपर है, हालत खराब है। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट। भाई साहब देखो, क्लियर एंड कॉन्साइजनेस, रिपोर्ट राइटिंग में भी आपको क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर ये होना चाहिए और कॉन्साइज होना चाहिए। फालतू की चीजों आपको क्या करना है बेटा, अवॉइड करना है। ठीक है, चलो एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी, कि आप जिसके लिए बना रहे हो उसके लिए एकदम आपको क्लियर है कि भाई ये हमारा ऑब्जेक्टिव है रिपोर्ट बनाने का। ठीक है, जैसे आप जब ब्लड टेस्ट करवाते हो तो वहां ऑब्जेक्टिव बताते हो कि ब्लड में आपको क्या टेस्ट करवाना है। अभी नहीं बस आप ब्लड दे रहे तो हाँ भाई कर दो, ऐसा नहीं है। आप ऑब्जेक्टिफाई करते हो कि हमें ये वाला रिपोर्ट चाहिए, है ना, शुगर हो गया, उसमें और भी चीजें होती, कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो आप ब्लड दोगे साथ में ऑब्जेक्टिफाई भी करोगे कि ये हमको रिपोर्ट में चाहिए। फिर क्या करेगा, उसी तरीके से वो रिसर्च करेगा। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद आपका फॉर्मेट एकदम स्ट्रक्चरल होना चाहिए। ठीक है, आपका ऑडियंस वो भी टारगेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये कम से कम 4 से 5 पॉइंट, जैसे विजुअल एड्स मैंने बोले ना, है ना, रिपोर्ट में आप मान के चलो विजुअल एड्स होने ही चाहिए, जैसे कि आपका डायग्राम हो गया, चार्ट हो गया, इससे क्या होता है चीजें आराम से समझ में आती। ठीक है, और जो टोन है, अगर आप कभी रिपोर्ट राइटिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो लिखने का भी एक टोन होता है बेटा, वो प्रिसाइज होना चाहिए कि हाँ लगे कि हाँ भैया आप फॉर्मल चीजें लिख रहे हो। इनफॉर्मल वर्ड्स को अपन को क्या करना है, अवॉइड करना है। चलिए फटाफट से इसको नोट कीजिए। अब आते हैं ग्रुप डिस्कशन में। देखो बेटा, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, एक तरह से समझ लो कि ये डिबेट ही है, लेकिन यहां पर ग्रुप डिस्कशन में क्या है, डिबेट मतलब वैसा डिबेट नहीं, जीतने के लिए नहीं होता है। ग्रुप डिस्कशन होता है ताकि जो हमारा स्पीकिंग स्किल्स है, हमारी बोलने की क्षमता है वो बढ़ सके, है ना, क्वेश्चन का जवाब देने की जो क्षमता है वो बढ़ सके। आजकल के कॉलेज में तो ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन भाई जब हम लोग पढ़ते थे ग्रुप डिस्कशन होता था सैटरडे को, और 2-2 3-3 घंटे होता था। टॉपिक दे दिया जाता तो हमें उस पर बोलना रहता था। ठीक है, उसके बाद क्रॉस चेक भी होता था, वहां सवाल जवाब भी होता था। इससे क्या है बेटा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, और ग्रुप डिस्कशन में क्या है, थोड़ा सा एक बात समझना कि डिबेट से थोड़ा अलग है। डिबेट में क्या अपन को जीतने के लिए करना होता है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में ऐसा नहीं। जो भी डिस्कशन हम लोग करते हैं अपने इंप्रूवमेंट के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। जो हमारे आइडियाज हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उनको शेयर करने के लिए करते हैं। ग्रुप डिस्कशन का ये कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि आपको वहां पे हीरो बनना है, आपको जीतना है। ठीक है, वहां पर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, अपने आइडियाज को दूसरों के साथ रखो। हो सकता है कुछ लोग आपके साथ एग्री करें, कुछ लोग एग्री नहीं करें। ठीक है, जैसे आप देखते होगा ना कभी कभी जब भाषण होता है वहां पे संसद भवन में, तो वो एक्चुअली में क्या होता है बेटा, वो ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, जहां पे सारे लोग आपस में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर बोल सकते हैं कि हाँ डिबेट हुआ, विन विन अपन करते हैं। लेकिन पहले जो चीजें होती है बेटा वो ग्रुप डिस्कशन में ही रहती है। जैसे अपन बोलते हैं ये इसके फायदे हैं, ये इसके नुकसान है। ठीक है, जब आप जीतने के स्पेसिफिक इससे क्या करोगे, डिस्कशन करोगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिबेट कहलाएगा। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन क्या है, थोड़ा सा डिबेट से क्या है बेटा अलग है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए।
चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप डिस्कशन ये आप लिख लो, क्योंकि अगर ये आया ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप डिस्कशन तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा कि जी का मतलब क्या हो गया, जनरेटिंग आइडिया, आर का मतलब रिव्यूइंग पॉलिटिक्स एंड प्लान्स, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग हो गया, यू का मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव हो गया, पी का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, उसी तरीके से डी का मतलब डिसीजन मेकिंग हो गया, आई का मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गया, एस का मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो गया, सी का मतलब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया, एस का मतलब स्टडिंग केस हो गया या तो सोशलाइजिंग पीपल हो गया, आई का मतलब इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, ओ का मतलब ओननेस ऑफ ग्रुप पार्टिसिपेंट्स हो गया, और एन मतलब क्या हो गया बेटा, निगोशिएशन हो गया। इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव आया तो आप इसी तरीके से उसको क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्या है स्पीकिंग 1 to 1000 मास कम्युनिकेशन। देखो बेटा, मास कम्युनिकेशन जैसे अभी मैं लेक्चर ले रहा हूं, इसे हजारों लोग देखेंगे, तो मेरा बोला हुआ चीज 1000 लोगों तक पहुंच रहा, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है स्पीकिंग 1000, है ना, ऐसे स्पीकिंग टू 1000, स्पीकिंग टू 1000। ठीक है, कि एक बंदा अगर 1000 लोगों से बात कर रहा है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, आपका मास कम्युनिकेशन बोला जाता है। जैसे न्यूज में अगर कोई एंकर कुछ बोल रहा है तो उनको लाखों लोग सुनते हैं, तो वही क्या हो गया, आपका मास कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, चलो, तो भाई इसमें भी देखो सिंपल सी बात है कि जो टोन होना चाहिए वो आपका फॉर्मल होना चाहिए, जो स्पीच है बेटा वो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आके बोल रहे हो, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस क्लियर ये भी होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप किसी बड़े ऑडिटोरियम में अगर आप किसी चीज को एड्रेस कर रहे हो, आप सेमिनार दे रहे हो, वहां पे क्या होना चाहिए बेटा, विजुअल एड का भी यूज होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई सेमिनार हो रहा है तो वो आप समझ लो कि मास कम्युनिकेशन है। ठीक है, पब्लिक स्पीच जैसे कोई नेता वगैरह भाषण देता है, या तो जो मेरे लेक्चर्स हो गए, है ना, ये सारे किसके अंदर आएंगे बेटा, ये सारे मास कम्युनिकेशन के अंदर आएंगे। ठीक है ना, चलो, मॉक प्रेजेंटेशन। देखो बात समझो, जैसे मान लो ये मैं वीडियो बना रहा हूं, अब ये वीडियो क्या है, ये वीडियो फाइनल है। अब अगर मैं चाहूं, देखो एग्जाम अगर नहीं होता, या तो मैं पहली बार वीडियो बना रहा होता, तो मैं क्या करता बेटा, सबसे पहले प्रैक्टिस वीडियो बनाता। ठीक है, तो जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक तरह समझ लो वो क्या है बेटा, मॉक प्रेजेंटेशन। जैसे मॉक एग्जाम होता है ना, बोर्ड एग्जाम से पहले आपके स्कूल में करवाया जाता है एकदम बोर्ड की तरह माहौल, ताकि आप घबराओ मत। और ये इसलिए किया जाता है बेटा ताकि जो आपका कॉन्फिडेंट लेवल है वो बढ़ सके, है ना। ये जो आपका मॉक प्रेजेंटेशन ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करने के लिए बनाया जाता है। आप जब कॉलेज वगैरह में रहोगे 4th ईयर में, तो आपसे क्या करवाया जाएगा बेटा, पहले से इंटरव्यू का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, है ना। वो फाइनल इंटरव्यू नहीं होगा, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, लेकिन वो क्या है बेटा, एक तरह से प्रैक्टिस के लिए करवाया जाता है ताकि आपका जो फियर है वो हट सके। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ मॉक प्रेजेंटेशन भी क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस यहां पर क्या है कि चीजें रियल नहीं होती। आप अगर यहाँ पे अच्छा प्रेजेंटेशन भी दोगे तो आपका जॉब नहीं लगेगा, लेकिन इतना है कि आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा। अगर डायरेक्टली आपको इंटरव्यू में बैठा दिया जाए तो आपको सवाल आते हुए भी क्या है बेटा, आप भूल जाओगे, है ना। इसलिए देखना, जब भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं फाइनल, तो पहले बहुत सारे एग्जाम्स ले लिए जाते हैं ताकि फाइनल एग्जाम का जो डर है वो आपके दिमाग से हट जाए। ठीक है, तो जब हम लोग किसी चीज को प्रैक्टिस के लिए करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, मॉक प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, चलिए इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए, है ना। एकदम आप पढ़ोगे समझ में आपको आ जाएगा, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, चलो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।